हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग पॉइंट पे। मैं हूं शायर अफरीदी और आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी के लिए जो क्लास चल रहा है, जो सिलेक्शन सीरीज चल रहा है, वो आज आपका जो क्लास नंबर 2 है। यानी आपका आज जो डे नंबर 2 है। तो आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो इस क्लास से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। इस क्लास में आपका जो है बहुत ही क्वेश्चन को बहुत ही सरल भाषा में और शॉर्टकट तरीके से आपको बनाने का तरीका बताया जाता है, जिससे कि आपका सिलेक्शन आपका 100% हो जाए। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते हैं। अगर आप क्लास 1 नहीं देखे हैं तो आप इससे पहले वाली क्लास जो अपलोड हुआ है उसको जाकर आप देख लें, डे 1 को देख लें। आज जो हमारा डे 2 है और ये जो सिलेक्शन सीरीज चल रहा है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते, हम लोग क्लास पे चलते हैं। तो आज का जो पहला सवाल है, देखिए सवाल है, देखिए सवाल कह रहा है कि रश्मि ने 6,800 में 34 मोबाइल स्टैंड खरीदी। अब वो इन स्टैंडों को बेचकर एक लघु व्यवसाय शुरू करने का फैसला करती है। वो 13,600, ये जो आपका 13,600 है, ठीक है, मैं कितने मोबाइल स्टैंड खरीद सकती है। देखिए सवाल को बनाने से पहले सबसे पहले आपके अंदर ये भी होना चाहिए कि सवाल में जो आंकड़े दिए हुए हैं वो किस तरह के दिए हुए हैं। हम ये देख रहे हैं कि 64,800 का 13,600 उसका डबल है। मतलब ये जो 6,800 दिया हुआ है और ये 13,600 जो दिया हुआ है, ये इसका कितना है, डबल है, 2 गुना है। इसका मतलब अगर वो 6,800 में 34 मोबाइल स्टैंड खरीद सकती है तो उसका डबल रुपया में कितना खरीदेगा, इसका डबल खरीदेगा। तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। कितना इजी सवाल है। अब इसको आप अगर बनने लगते तरीके से तो वो आपका लंबा टाइम लगता है। जो हम जो ही देख रहे हैं कि आंकड़ा देख रहे हैं कि 6,800 दिया हुआ है और अगला आंकड़ा जो दिया हुआ है वो 13,600 दिया हुआ है। अगर वो 6,800 में 34 मोबाइल स्टैंड खरीद रही है तो वो 13,600 में कितना खरीदेगा, इसका डबल खरीदेगा ना, क्योंकि जब अमाउंट डबल हो जाएगा तो उसका जो जो सामान जो परचेस करेगा वो उसका डबल हो जाएगा। जैसे कि हम 10 रुपए में अगर 2 बॉल खरीद रहे हैं तो 20 रुपए में कितना खरीदेंगे, 4 खरीदेंगे। तो यहां भी वही रूल आपका लागू हो जाएगा। अगर 6,800 में 34 खरीद रही है तो 13,600 में कितना खरीदेगी, वो 68 खरीद लेगी, ठीक है, इसका वो डबल हो जाएगा। अमाउंट डबल तो आपका जो जो आपका सामान है, ठीक है, जो स्टैंड खरीद रही मोबाइल का, वो भी डबल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये भी सवाल आपका जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह के सवाल अक्सर परसेंटेज में आपके एग्जाम में आते हैं। और अक्सर आप क्या करते हैं कि जब इस तरह के परसेंटेज को देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं। ठीक है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप इस क्लास से जुड़े हैं तो इस सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। सवाल है कि सुधा एक व्यवसाय, सुधा का जो व्यय है, व्यय का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर, कि सुधा का जो व्यय है उसकी बचत से 175% अधिक है। मतलब मान लीजिए कि उसकी बचत को आप लोग क्या बोलते हैं, सेविंग बोलते हैं, और व्यय को क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो इन दोनों को आप जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, इनकम आएगा। यानी जो आप कमाते हो उसमें से कुछ खर्चा करते हो और उसमें से कुछ आप बचाते हो। यानी कि जो आपने खर्चा किया और आपने जो बचाया, उन दोनों को आप जब जोड़ेंगे तो वो आपका इनकम निकल के आ जाएगा। और इनकम को भी जब आप तोड़ेंगे तो सेविंग प्लस क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। यस का मतलब बचत, मतलब सेविंग हो जाएगा, और ई का मतलब एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय, जिसको आप खर्च बोलते हैं, और आई का मतलब इनकम, यानी इसको आप क्या बोलते हैं, आय बोल सकते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं, आय बोलते हैं। राइट, समझ गए आप। अब देखिए, अब यहां पे क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि अगर सुधा का व्यय उसकी बचत से 175% अधिक है, हम उसकी बचत को, सेविंग को हम कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। तो 175% अधिक होने का मतलब अगर ये 100 है तो इसमें 175 अधिक हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 275 हो जाएगा। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो इनकम उसका मतलब कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा। यानी कि अगर सुधा 100 रुपये बचाती है और 275 खर्च करती है तो इसका मतलब उसका इनकम जो हो जाएगी वो 375 हो जाएगी। समझ गए। अब कह रही है कि यदि उसका व्यय यानी खर्च, एक्सपेंडिचर 12% कम हो जाती है। अब देखिए एक्सपेंडिचर कितना है, 275 है, उसमें वह कितना कम हो जाती है, 12%। तो इसका मतलब बचा कितना उसके पास, 88% बचा ना उसका।
यानी कि उसके पास जो 275 रुपया है उसमें से वो 12% जो है उसका व्यय जो है 12% कम हो जाती है, उसका खर्च जो है 12% कम हो जाती है। ठीक है, तो कितना बचेगा उसके बाद? अब 88 हो जाएगा। अब देखिए इनको भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? 25 चौक 100, 25 से कम 25, 25 से कम 25, कितना हो जाएगा? यहाँ 4 हो जाएगा ना, 20 चौक 100। तो देखिए ये आपका 4 हो जाएगा, कितना होगा? 22 चौक 88, दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा? गुना करने पर 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 24, यानी कि अब उसके पास जो है 242 रुपया बच जाएगी। ठीक है, फिर कह रहा है कि उसकी बचत 40%, 40.5% बच जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि पहले उसका जो है 100 रुपया उसका इनकम था, माने सेविंग था, बचत था, उसमें उसका कितना प्लस 40.5% बढ़ रहा है। इसका मतलब कितना होगा? उसको 140.5 हो जाएगा। समझे बात को? समझिए यहाँ गौर से, यहाँ पर देखिए मैं टाइम ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। थोड़ा सा सवाल को फिर से मैं एक बार आपको समझा दूं कि सुधा नाम की जो लड़की है उनका जो बचत है 100 रुपया है और उनका खर्च 275। आप कहें 175% अधिक, तो 100 तो पर उसका सेविंग था और 175 अधिक हो गया तो कितना हो गया? 275 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 375 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि उसका व्यय जो है यानी खर्च जो करती है, वो एक्सपेंडिचर जो करती है, एक्सपेंड जो करती है, वो 12% कम हो रही है। यानी उसका पहले 275 वो क्या कर रही थी? खर्च कर रही थी, लेकिन अब वो खर्च कितना कर रही है? 242 कर रही है। यानी कि कितना? 12% वो खर्च कम कर रही है। ठीक है, खर्च उसका हो गया। लेकिन कह रहा है कि सेविंग जो है वो 40.5% बढ़ रही है। तो उसका जब सेविंग पहले 100 था तो उसका अब कितना हो जाएगा? 40.5 बढ़ने के बाद 140.5 हो जाएगा। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? जोड़िए दोनों को, यह कितना होगा? 5 हो जाएगा, पॉइंट 2 और 4, 2 और 0 2 हो जाएगा, 4 और 4 8, 2 और 1 3। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि अब उनका इनकम जो है 382.5 रुपया हो रहा है। पहले उनका इनकम कितना था? 375 था, लेकिन अब उसका इनकम 382 हो रहा है। तो कितना अधिक हो रहा है बताइए हमको? अब 382 को 375 घटाएंगे 382 से अगर, तो यहाँ कितना होगा? 5, यहाँ मान लीजिए 0 है तो 5 से 0 जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उल्टा घटा रहे हैं, 12 से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, एक उधार लेंगे, 12 से 5 गया 7, यहाँ पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कितना बचा आपका? 7, 7 से 7 गया 0, 3 से 3 जाएगा 0। यानी कि उसका अब जो है इनकम 60 रुपया 5 पैसा अधिक हो रहा है। पहले उसका इनकम कितना था? 375 रुपया था, अब उसका इनकम 382, मतलब कि उसका इनकम जो है 7.5 रुपया बढ़ गया है। तो कह रहा है कि उसकी आय में कितने % की वृद्धि हो रही है? ये तो मेरा रुपया में आ गया, ये 365 यानी कि 7.5 जो रुपया में आया, ये आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो कितना बढ़ा आपका? 7.5 रुपया बढ़ गया। कितना में बढ़ा? 375 में। परसेंट निकालना हो तो 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक 0 हटेगा, यहाँ एक 0 आएगा, 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 75 5 से कितना होगा? 375 होगा ना। जब 75 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10, यानी कि आपका 2% हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है। समझिए कितना शॉर्ट क्वेश्चन था, मैंने आपको इतना लेंथी बनाया आपको समझाने के लिए। ठीक है, आप आसानी के साथ इस सवाल को बना सकते थे, या नहीं तो कोई बात नहीं, इस सवाल को देखिएगा, आप आसानी के साथ इस तरह के सवाल को बना लीजिएगा। मैं फिर से आपको एक बार समझाने की कोशिश करूं। देखिए सुधा के पास मान लीजिए उसका बचत जो है, हम देखो 100 माने हैं, दिया हुआ नहीं है। हम क्यों माने हैं? क्योंकि जब परसेंट में कोई चीज़ दिया हो, इतना % बढ़ रहा हो या इतना % कम हो रहा हो, तो हम उस चीज़ को हम क्या 100 मान लेते हैं, ताकि जो बढ़ रहा है और जो घट रहा है उसमें जोड़ने में या फिर घटाने में हमारे लिए आसान होता है। तो जब हम क्या कर रहे हैं कि सेविंग को उसका 100 मान रहे हैं, तो बचत उसका 175% से, कि उसका जो खर्च है बचत से 175% अधिक है। 175%, यानी इसको सेविंग को आप, बचत को आप 100 मान रहे हैं, तो उसका खर्च जो होगा वो 175% अधिक का मतलब 175 इसमें जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 275 हो जाएगा। जब सेविंग को और एक्सपेंडिचर को जोड़ते हैं, यानी खर्च को और आपका बचत को जोड़ते हैं, तो आपका इनकम निकल के आता है। तो इनकम कितना होगा? 375 हो जाएगा। अब वो कह रही है कि उसके व्यय का 12% कम हो जाता है। उसका व्यय कितना है? एक्सपेंडिचर कितना है? 375। इस पे आप 12% कम करेंगे, तो कम करने का मतलब कितना होगा? 375 था,
12 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 88 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको हल करने पे कितना आ रहा है, 242, यानी कि जो उसका खर्च पहले 275 था, अब वो आपका 242 हो गया। फिर कह रहा है कि उसका बचत जो है 40.5% बढ़ जाता है। पहले उसका बचत 100 रुपया था, 40.5% बढ़ाया तो कितना हो जाएगा, 140.5 हो जाएगा। जब सेविंग आपका ये हो गया, एक्सपेंडिचर ये हो गया, जब दोनों को जोड़े तो कितना हो गया, 382, पहला था 375, अब आ गया 382.5, कितना अधिक हो गया, 7.5 रुपया अधिक हो गया। इसी रुपया को आपको परसेंट में कन्वर्ट करना था तो 7.5 अपॉन कितना होगा, 375 हो जाएगा। ठीक है, 382 नहीं होगा क्योंकि ये पहले वाला 375 है, 375 से आपका 7.5 बढ़ा है ना, इसलिए नीचे में कौन आ जाएगा, 375 आ जाएगा। तो 7.5 बाय 375% निकालने के लिए 100 से आप गुना करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, 2% निकल के आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, एक किसान दो प्रकार के उर्वरकों ए और बी को मिलाकर 42% नाइट्रोजन युक्त 20 किलोग्राम, क्या 20 केजी है, ठीक है, उर्वरक मिश्रण तैयार करना चाहता है। उर्वरक ए में देखिए 30% नाइट्रोजन और उर्वरक बी में 50% नाइट्रोजन है। बहुत ही आसान सवाल है, जितना ही आसान इस सवाल को कहा जाए उतना कम है। देखिए ए है उर्वरक, एक उर्वरक, उसके पास कितना है, बी है। ए में वो कितना परसेंट, 30% नाइट्रोजन चाहता है, ए में कितना 30%, और बी में कितना 50%, और दोनों को सम्मिलित ए और बी को मिला करके कितना चाहता है, वो 42% नाइट्रोजन चाहता है। तो दोनों को मिला के कितना चाह रहा है, उसको 42% चाह रहा है। अब इसको हल कीजिए, कितना होगा, देखिए ये इससे घटेगा, 50 से 42 जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 42 से 30 जाएगा, 12 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 8:12 आ गया। तो ये तो निकल के आएगा, ये आपका वेट निकल के आ गया। ठीक है, ये कितना निकल के आ जाएगा, आपका वेट, यानी परसेंट को जब आप हल करेंगे तो आपका वेट आएगा, और वेट को जब हल करेंगे तो आप परसेंट आ जाएगा। कुछ इस तरह से आपके यहाँ पे लागू होता है। अब देखिए यहाँ पर, तो अब कह रहा है कि वो कुल कितना है, नाइट्रोजन 20 किलोग्राम है, कितना है 20 किलोग्राम, और वेट ए का वेट कितना निकल के आया 8, बी का वेट कितना निकल के आया 12, ये आप मान लीजिए केजी है, तो 12 8 कितना हो जाएगा 20 केजी। कितना निकल के आ गया आपका, अरे यार 12 8 कितना निकल के आ गया आपका, 20 निकल के आ गया, और इसी 20 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 20 केजी आपका दिया हुआ है। अब ये कह रहा है, तो देखिए, तो प्रत्येक, तो उस मिश्रण में प्रत्येक उर्वरक कितना किलोग्राम होगा, तो देखिए ए कितना हो जाएगा आपका 8 किलोग्राम, बी कितना हो जाएगा आपका 12 किलोग्राम। अगर यहाँ पे 20 की जगह आपका 40 दिया होता, मान लीजिए सपोज, ठीक है, यहाँ पे दोनों को मिला के वो 40 किलोग्राम उर्वरक बनाना चाहता है, तो 12 8 कितना होता है 20, 20 का मान कितना होता 40, तो 1 का मान कितना होता 2, तो 8 का मान 16, 12 का मान 24। और यहाँ एक बात ये हो गया कि जब दोनों को जोड़ते हैं तो भी कितना आ रहा है 20 आ रहा है, और दिया हुआ भी 20 है, इसीलिए जो उसका वेट होगा ए कितना होगा 8 किलोग्राम, बी कितना हो जाएगा 12 किलोग्राम। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ए दिया हुआ 8 केजी, बी दिया हुआ आपका 12 केजी, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। देख रहे हैं, कुछ है इस क्वेश्चन में, कुछ दम है, कोई दम नहीं है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए मिक्सचर का, कि मिश्रण जो होता है, मतलब ए जो है 30% उसके पास है, बी 50% है, दोनों को मिला के वो 30% चाहता है। ठीक है, ए 30 हो जाएगा, बी 50, दोनों मिला के 42। इसको आप इससे घटाएंगे, ठीक है, देखिए बड़ा से छोटा घटेगा तो 8 हो जाएगा, बड़ा से छोटा घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि बीच वाला वैल्यू जो होता है ना ये, ठीक है, एक संख्या, इन ऊपर के दो संख्याओं में से एक से छोटा होता है और एक से बड़ा होता है, समझ गए। यानी कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि यहाँ ऊपर वाला दोनों ही बड़ा हो जाएगा या फिर दोनों ही छोटा हो जाएगा, एक से बड़ा होगा मिश्रण और एक से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, होगा ना, समझे कि नहीं, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। दिया हुआ है कि 2% और 21% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये, सक्सेसिव छूट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट की बात कर रहा है। देखिए सक्सेसिव आपका डिस्काउंट हो या सक्सेसिव आपका क्या प्रॉफिट हो, ठीक है, फायदा हो, उसके लिए फॉर्मूला होता है, देखिए ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बाई 100। याद रखिएगा इस चीज को कि ए प्लस बी
प्लस माइनस ए बी बाई 100। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो प्लस, ठीक है, अगर आप उसमें डिस्काउंट देंगे, छूट देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ बात किसी कर रहे हैं, डिस्काउंट की कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा, ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 हो जाएगा। ए का मान कितना, मान लीजिए ए कितना है 2% है, बी कितना है आपका 21% है, माइनस हो जाएगा 2 गुना ए का मान 2, बी का मान 21 बटे 100, 21 और 2 23 माइनस 21 दूनी 42 बटे 100, जीरो काटेंगे दोनों को, 2 अंक से पहले पॉइंट आएगा तो कितना हो जाएगा बताइए अब, 23 माइनस 0.42 हो जाएगा। घटना भी कितना होगा, 23 से 0.42 घटाएंगे तो 22.58 हो जाएगा। आप बिठा लीजिएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। समझ गए। अब वहीं पर छूट ना देकर कर्मी के लाभ बोलता तो हम क्या करते, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 करते। यहाँ डिस्काउंट की बात कर रहा है इसलिए हम माइनस को लेंगे। बस ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत निकाल दो, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, बैठ रहा क्या, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 8 विद्यार्थियों का क्या हुआ है कि 8 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है। फिर दिया हुआ है कि यदि एक विद्यार्थी की आयु हटा दी जाए और औसत आयु 14 वर्ष हो जाती है, तो हटाए गए विद्यार्थी की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी सवाल आपसे बनना चाहिए। अब देखिए क्या होगा, पर पहले जो है 8 विद्यार्थी था तो उसका औसत आयु कितना था, 15 वर्ष, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक विद्यार्थी यहाँ से चले जा रहा है तो बचा कितना आपका 7 बचेगा ना, क्योंकि एक विद्यार्थी की आयु को हटा दिया जा रहा है। पहले 8 था, एक घटे कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, तो उसकी औसत कितना हो रहा है 14 वर्ष हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए कितना कम हुआ, 1 कम हो गया, यहाँ भी कितना कम हो गया, 1 कम हो गया। कुछ नहीं करना, इसको बस ये 8 को जो है 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और 1 को जो है वे 14 से मल्टीप्लाई करना है, समझे। इधर जो घटेगा या बढ़ेगा, यहाँ तो घट रहा है, चाहे घटे बढ़े कुछ भी हो जाए, ये जो पहला डिजिट जो आप देख रहे हैं इसको आपको उससे गुणा करना है, और यहाँ जो घटेगा या बढ़ेगा उसको आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ इस केस में तो आपको दोनों ही घट रहा है, कभी आपका ऐसा भी होगा कि दोनों जगह बढ़ेगा या कहीं बढ़ेगा कहीं घटेगा। तो बस ये तरीका आपको पता होनी चाहिए कि 8 का औसत आयु 15 वर्ष, 7 का औसत आयु 14 वर्ष, यहाँ पे 1 कम हो रहा है, यहाँ भी 1 कम हो रहा है, ठीक है। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 8 होगा। फिर जब -1 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 14 और 8 22 हो जाएगा। यानी कि जो विद्यार्थी गया है उस विद्यार्थी की आयु कितना हो जाएगा, 22 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि एक विद्यार्थी गया है इसलिए कितना है, किसमें है, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। माइनस का मतलब कोई गया है, और अगर प्लस होगा तो इसका मतलब कोई उसमें आया है, याद रहेगा। बस इस तरीका को आप अपनाएंगे, आसानी के साथ इस क्वेश्चन को बना लेंगे। या तो कोई चाहेंगे तो आप अपना तरीका से, जो तरीका से आप लोग बनाते हैं उससे बना सकते हैं। कैसे बताइए, 8 विद्यार्थी की औसत आयु 15 वर्ष देख लीजिए यहाँ पर, तो 8 का 15 वर्ष प्रत्येक का, तो कितना होगा, 15 8 120 वर्ष हो जाएगा। फिर देखिए, फिर कह रहा है कि एक विद्यार्थी चला गया तो कितना बचा, 7 बचा। अब 7 का आयु कितना हो रहा है, औसत 14, 14 7 कितना हो जाएगा 98, कितना आपका घट गया, 10 में से 8 गया 2, 11 में से 9 गया 2। ऐसे भी इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे बनाइए या फिर वैसे बनाइए, आपकी मर्जी, जैसे बनाना हो आप वैसे बनाइए, ठीक है। देखिए इस तरह से बनाने से क्या होगा कि देखिए
मान लीजिए कितने भी सवाल टफ रह जाए, ठीक है, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो आसानी के साथ उसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। बस ये ध्यान में रखना है कि किस संख्या को किससे मल्टीप्लाई करना है, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। 8 को यहाँ वाले जो बढ़ेगा घटेगा उससे, और यहाँ 14 वाले 14 को जो है यहाँ जो बढ़ेगा घटेगा उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। प्लस माइनस जो भी देख लेना है कि प्लस माइनस वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब 8 को -1 से गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा, जब -1 को 14 से गुना करेंगे -14, तो -14 -8 कितना होगा, -22 हो जाएगा। तो -22 का मतलब, माइनस का मतलब ये इंडिकेट करता है कि उसमें से कोई स्टूडेंट गया है, जो गया है उसी का जो क्या था आयु था वो 22 वर्ष था, राइट, ठीक है। आगे बढ़े। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का सवाल तो एग्जाम में आएंगे, 100% आते हैं, ठीक है। औसत गति वाला, ठीक है, औसत चाल वाला सवाल जो एग्जाम में 100% आपका आता है। दिया हुआ है कि एक ट्रेन किसी निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। मतलब जाने का कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, और आने का कितना दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपको निकालना है औसत गति। औसत गति के लिए करना कुछ नहीं, बस क्या करना है 2xy बटे फॉर्मूला होता है, इसको आप रट लीजिएगा, x प्लस वाई होता है। कितना होता है 2xy बटे x प्लस वाई। जब भी आपको औसत गति औसत चाल बोले आपको, ठीक है, तो करना क्या है 2x इंटू वाई बटे x प्लस वाई कीजिएगा, जो निकल के आएगा वही आपका औसत गति निकल के आ जाएगा। अब देखिए 2 इंटू एक को x मान लीजिए 60, एक को y मान लीजिए कितना 40, दोनों को जोड़ दीजिए x प्लस वाई, 60 और 40 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 चौक 24, 24 दूनी 48। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस तरह का सवाल आपको बनना चाहिए, बस कुछ रूल वगैरह जो है पता होनी चाहिए। इस तरह से बनाएंगे तो आपको ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और कम से कम टाइम में आप इस सवाल को बना सकते हैं। और जो टाइम आपका बचेगा, कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं, ऐसा नहीं कि जो आपके सवाल जितने भी आते हैं 25-30 जो भी सवाल आते हैं सबके सब ईजी आते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें से कुछ 1-2 सवाल ऐसे होते हैं कि जो टाइम टेकिंग सवाल होता है, तो आप जो यहाँ पे टाइम बचाएंगे उस टाइम को आप वहाँ पे दे सकते हैं, ताकि जो वो सवाल जो थोड़ा ट्रिकी है, जो थोड़ा टाइम अधिक लेता है, उस सवाल को आप आसानी से हल कर सकें। चलिए अगला सवाल देखिए, फिर आयु से संबंधित सवाल है। आयु का तो सवाल आपका आएगा ही, 100% आएगा, 110% आएगा सवाल। इस तरह के सवाल आएंगे एग्जाम में आपके। सवाल है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 दिया हुआ है। किसका? मान लीजिए ए है, बी है, इन दोनों का वर्तमान अनुपात दिया हुआ है 5:7 दिया हुआ है। 10 वर्ष बाद, कितना साल बाद? 10 साल बाद। जब अब आगे जाएंगे तो प्लस, पीछे आएंगे तो क्या रहेगा माइनस। ठीक है, हम आगे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा 10 प्लस में हो जाएगा, और पीछे आएंगे तो क्या होगा माइनस में। तो बाद की बात कर रहा है, इसलिए कितना हो जाएगा प्लस। तो उसकी आयु का अनुपात कितना हो रहा है 7:9 हो रहा है। अब देखिए जब भी इस तरह से रहे तो ये जो देखिए 5-2, यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है। जब भी आपको इस तरह सवाल रहे, अगर गैप दोनों का अगर सेम नहीं हो, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर गैप आपका अगर जैसे 5 और 2, इन दोनों का गैप 2 है, 7 और 2 9, इन तो यहाँ का भी गैप जो है 2 है। तो अगर गैप दोनों जगह बराबर है तो आपके लिए आसान है। अगर गैप बराबर नहीं है तो पहला काम आप जो है गैप को बराबर करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब गैप बराबर हो गया, हम देख रहे हैं जब 5 से आप 7 में आ रहे हैं, या फिर 7 से आप 9 में जा रहे हैं, तो इसका अंतर कितने का हो रहा है 2 का। या 5 से 7 में जाएंगे, अंतर कितने का हो रहा है 2 का हो रहा है। अब देखिए लेकिन वो कह रहा है कितना 10 साल बाद की बात कर रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 बढ़ रहा है और यहाँ को क्या बोल रहा है 10 बढ़ रहा है, यानी कि 2 का मान तो 10 है ना। जब 5 से आप 7 में जा रहे हैं तो कितना साल बाद की बात कर रहा है वो 10 साल बाद की बात कर रहा है। जब 5 से आप 7 में आ रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है। तो इसी 2 का वैल्यू जो है वो कितना है 10 है। तो मतलब 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 वर्ष। समझ गए कि 1 का वैल्यू, ये 2 का वैल्यू,
नहीं 5 से 7, 2 का वैल्यू कितना 10 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ भी आपसे पूछे इन चारों में से आप बना सकते हैं। सवाल में कहा है कि बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। बी का वर्तमान आयु, ए का वर्तमान आयु 5 है, बी का वर्तमान आयु 7 है, ए का 10 वर्ष के बाद आयु 7 है, बी का 10 वर्ष के बाद आयु 9 है। तो आपको जो मांगे, बी का वर्तमान मांग रहा है, वर्तमान कितना 7 है, तो इस 7 कितना होगा, 7 कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू कितना है 5 है, तो 7 गुना 5 करेंगे बराबर कितना हो जाएगा 35 वर्ष हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। अगर आपसे पूछता ए का वर्तमान आयु, तो ए को 5 है, तो 5 को 5 से गुना करते 25 हो जाता। अगर पूछता कि ए का जो है 10 वर्ष बाद उसका आयु कितना हो जाएगा, 10 वर्ष बाद कितना 7 है, 7 को 5 से गुना करते। बी का 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, बी का 10 वर्ष बाद कितना 9 है, 9 को 5 से गुना करते 45, यानी 1 यूनिट का मान जो है 5 दिया हुआ है। इसलिए इन चारों में जिस यूनिट की बात करें उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में तो आपको आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। अब देखिए अगला सवाल, देखिए एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में इतना, 3 वर्षों में इतना हो जाती है, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में किसका क्या होता है कि आप जब हर एक साल आगे बढ़ते हैं ना, उसका पिछले वाला साल जो होता है वो उसका मूलधन हो जाता है। समझ में बात को, यानी कि मान लीजिए कि अभी आप किसी आदमी को 100 रुपये उधार दे रहे हैं, ठीक है, और अगला साल 10% के ब्याज से मान लीजिए अगला साल उसका कितना हो गया 110 हो गया, तो फिर उसके अगले साल जो होगा पता है कितना हो जाएगा, वो फिर अगला साल जो ब्याज लेगा वो 100 पे नहीं लेगा, वो 110 पे लेगा। तो इसका मतलब देख समझ यहाँ पर, मान लीजिए कि आप किसी आदमी से 100 रुपये उधार लिए, अभी एक वर्ष बाद की बात करेंगे 10% के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। यानी एक साल बाद उसको लौटाएंगे, कितना लौटाएंगे 110 रुपया उसको लौटाना पड़ेगा। लेकिन फिर एक वर्ष के बाद अगर आप उसको लौटाएंगे कितना 10 के हिसाब से, तो यहाँ पे जो आप उसको ब्याज देंगे वो 100 पे नहीं देंगे, फिर नहीं बोलेंगे 100 पे 10%, तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे आपका जो ब्याज लगेगा वो 100 पे नहीं बल्कि आपके 110 पे लगेगा, इसलिए यहाँ पे जो मूलधन जो हो जाएगा, ठीक है, तो वो आपका 110 हो जाएगा। समझ गए, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही वो होता है। और साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी आदमी से 100 रुपये अभी उधार ले रहे हैं, तो 5 साल बाद उसको आप अगर लौटाएंगे, प्रत्येक साल अगर 10% के हिसाब से ले रहा है, तो 100 में एक साल 10 रुपया हो जाएगा, तो 5 साल में कितना हो जाएगा 50 रुपया, तो 5 साल बाद उसको आप लौटाएंगे 150 रुपये लौटाएंगे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, हर साल जो है वो उसका जो इंटरेस्ट होगा उसके पिछले साल में वो ऐड हो जाता है, तब जाकर फिर वो मूलधन बनता है, फिर अगला साल जो है वो उस पर इंटरेस्ट लेता है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो यहां पे जो अब इंटरेस्ट लेगा ना वो, ठीक है, तो कितना पे हो जाएगा वो 110 पे इंटरेस्ट लेगा। 10% जो लेगा ना वो किस पे लेगा 110 पे लेगा, वो 100 पे नहीं लेगा। अगर ये आपका साधारण ब्याज होता तो ये 10% जो लेता वो 100 पे लेता। समझ गए बात को? चलिए हम सवाल पे आते हैं। सवाल है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में इतना हो जाता है, जब 2 वर्ष दिया हुआ है और आपका दिया हुआ है 3 वर्ष। 2 वर्ष की बात कर रहा है कितना, 2 वर्ष में कितना 9680 हो जाता है, और 3 वर्ष में 10648 हो जाता है। समझ बात को, यानी कि जब कोई चक्रवृद्धि ब्याज है 2 वर्ष में इतना हो गया और 3 वर्ष में इतना हो गया, तो गैप कितना का हो गया बताइए, इन दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा 8, 4 14 से 8 गया आपका 6 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 5, 15 से 6 गया 9, 0 हो जाएगा। यानी कि इसके बीच का जो गैप हो जाएगा 1 साल का वो 980 हो जाएगा। देखिए अब आपको मतलब नहीं कि उसका मूलधन क्या रहा होगा, अब यहाँ पे मूलधन कितना हो जाएगा 968 9680 ही मूलधन हो जाएगा, क्योंकि उसको जो ब्याज ये 968 रुपये जो ब्याज दिया है ना वो, ठीक है, वो कितना पे दिया है 9680 पे दिया है, जबकि ये 9680 जो है वो 2 वर्ष की बात कर रहा है। मतलब एक मूलधन उसका यहाँ पे कोई अमाउंट रहा होगा, एक अमाउंट उसका यहाँ पे कोई रहा होगा, तो ये जो ब्याज दे रहा है 980 रुपया, यहाँ पे उसको एक्स मान ले, एक्स रुपया अमाउंट से लिया, ठीक है,
और यहाँ पे मान लीजिए क्या T% उसको रेट दिया, समझ गए। फिर अगला साल जो होगा ये x में T ऐड हो जाएगा, फिर उसमें इंटरेस्ट देगा। फिर अगला साल जो होगा वो जो जुड़ के यहाँ पे आया है ये पीछे का मूलधन और इंटरेस्ट दोनों मिला करके 9680 आया है, समझ गए। सिंपल में कहेंगे तो ये 9680 कहाँ से आया है, ये पिछले 2 साल का मूलधन, ठीक है, और 2 वर्ष का जो क्या होता है उसका मतलब इंटरेस्ट होता है, दोनों जोड़ करके 9680 आया है। तो मैंने यही कहा आपको कि जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उसका पिछले साल का अमाउंट वही उसका मूलधन हो जाएगा। तो कह रहा है कि वार्षिक दर क्या होगा, तो कितना अधिक दे रहा है वो 908, 2 से जब 2 वर्ष से 3 वर्ष में जा रहा है तो 968 रुपया उसको ब्याज दे रहा है। तो अब मूलधन क्या हो जाएगा, 9680 हो जाएगा। परसेंट निकालना है, 100 से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 968 कैंसिल, कितना बचा आपका 10, तो परसेंट कितना आपका हो गया 10% हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। समझ गए, कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 144 है, मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 2 वर्ष का, जब भी अंतर बोले चाहे 2 वर्ष का हो या फिर 3 वर्ष का हो, एग्जाम में आपका 2 वर्ष का भी हो सकता है, मैं बता रहा हूँ आपका दिख रहा हूँ वहाँ पर 2 वर्ष या फिर आपका 3 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर, या फिर 3 वर्ष का जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला होता है PR² बाई 1 पर, यानी 100 गुना 100 मतलब 1 पर 4 जीरो हो जाएगा। जब भी आपको 2 साल का गैप पूछे तो फॉर्मूला आप बिना कुछ समझे PR² बाई 1 पर 4 जीरो यानी कि 100 गुना 100 लगा देंगे। अगर आपको 3 वर्ष का गैप पूछे तो कुछ नहीं करना, उसी लिखना है PR² बाई 1 पर 4 जीरो, ठीक है, इंटू 300 प्लस R बाई 100 कर देंगे। बस यहाँ पे 300 प्लस R जो है वो एक्स्ट्रा आपका आ जाएगा, ठीक है। 2 वर्ष के लिए PR² बाई 100 इंटू 100 और 3 वर्ष के लिए PR² इंटू 100 इंटू 100 गुना 300 प्लस R जो है बटे 100 हो जाएगा। तो बोला कितना है, 2 वर्ष का बोला है, 2 वर्ष के लिए बोला है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो कितना हो जाएगा बताइए, PR² बाई 100 गुना 100 और अंतर दिया हुआ है कितना 144, अंतर दिया हुआ है 144, तो हमको निकालना मूलधन निकालना है, P निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो P इंटू R का मान दिया है कितना परसेंटेज 10 दिया हुआ है, R स्क्वायर तो कितना होगा 10 गुना 10 बटे 1 पर 4 जीरो बराबर 144, 1 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, तो P का मान 144, 2 जीरो उस पार जाएगा तो कितना होगा डबल जीरो हो जाएगा, तो 14,400 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। समझ गए। आपको गैप बोले 2 साल का, इसका इस्तेमाल करेंगे, 3 साल का गैप बोले इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, राइट। ये चीज़ आप क्या रखना, अपनी कॉपी में कहीं भी आप साइड में लिख लीजिए ताकि इस तरह के सवाल आप आसानी के साथ बना सकें। क्या हो गया यार, ठीक। चलिए आज का लास्ट सवाल देखते हैं। सवाल है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। देखिए मान लीजिए आपका आयत है, लंबाई दिया हुआ है कितना 7, इसको अनुपात पढ़ाएंगे x लिख देते हैं, यहाँ पे अनुपात पढ़ाएंगे 5x कर देते हैं। यदि उसका परिमाप दिया हुआ है, आयत का परिमाप कितना होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना, और परिमाप दिया हुआ है कितना 96 दिया हुआ है, तो 2 इंटू लंबाई कितना 7x प्लस चौड़ाई कितना 5x बराबर 96, तो 2 इंटू 7 और 5 12x हो जाएगा बराबर
96 कितना होगा 12 दूनी 24, 24 चौक 96। तो x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई 7 गुना 4 बराबर 28। चौड़ाई कितना होगा 5 गुना 4 बराबर 20। हमको मांगा क्या था, आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 28 है और चौड़ाई कितना है 20 है। 28 दूनी कितना होगा 56, यानी 560 जो होगा वो इसका सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 560 सेंटीमीटर इसका एरिया हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये जो मैंने आपको बताई, आपको तरीका बताया कि इस तरह से सवाल को हल करते हैं। कुछ नहीं करना था आपको, सिंपल आप देख रहे हैं कि अनुपात 7-5 दिया हुआ। 7-5 कितना हो जाएगा 12x। 12 दूनी क्या निकालना था हमको, पेरीमीटर निकालना था, परिमाप निकालना था। 12 दूनी 24, 24 दूनी 96। x का मान कितना आ गया आपका, निकल के 4 आ गया। इसका मतलब 7 को 4 से गुना करेंगे 28, 5 को 4 से गुना करेंगे 20। 28 तो हमको निकालना एरिया, तो लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई आ गया कितना आ गया 7 चौक 28 और 5 चौक 20। 28 को आप 20 से गुना करेंगे कितना होगा 28 दूनी 56, 560 निकल के आपका आ जाता। ये जो मैंने आपको बताया कि आपको तरीका बताया क्या होता इस तरह से है। ठीक है, आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा। सारे मैथ्स जो है बिल्कुल ही आपकी जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि ये सवाल आपके एग्ज़ाम में आएंगे, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि इसी तरह के सवाल आपके एग्ज़ाम में 100% आएंगे। ठीक है, बिल्कुल बस आपका डाटा जो है कुछ हेर फेर रहेगा, लेकिन यही सवाल आपका एग्ज़ाम को में देखने को मिलेगा। अगर ये आज जो हम लोग पढ़ रहे थे वो आपका डे 2 पर रहते, दूसरी क्लास था। इससे आपको क्लास 1 देखना है तो आप जाएंगे वीडियोस पे चैनल पे, तो आपका डे 1 पहला क्लास उसको आप देख लेंगे। ये सीरीज जो आपका सिलेक्शन सीरीज चल रहा है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इस सीरीज को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। इस सीरीज का एक एक क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ जो है करोड़ों की संख्या में और सीट जो है हज़ारों की संख्या में है। और आप जानते हैं कि आपका एग्जाम का डेट बहुत ही करीब आ चुका है, इसलिए आपको बिल्कुल ही फोकस के साथ, डेडिकेट के साथ पढ़ना होगा, तभी जाकर के आपका एक सीट पक्का हो पाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, ताकि और इसको और जो अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि छोटा सा परिवार जो थोड़ा सा बड़ा हो जाए आप सभी के सहयोग से। थैंक यू, जय हिंद।